फिर है सोना। सोना तो हम सभी को पता है कि एक पीली, सुंदर और बहुत ही आकर्षित करने वाली धातु है और ये अपने गुणों के कारण बहुत ही बहुमूल्य है। ये एक मुलायम धातु है जिससे विभिन्न प्रकार के स्वर्ण पात्र और स्वर्ण पत्र बनाए जाते हैं, बारीक तारों का निर्माण किया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता, ये कम घिसता है और सुंदर तथा आकर्षक होने के कारण इसका जो उपयोग है वो बहुतायत रूप में आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये बहुमूल्य होने के साथ ही साथ कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इसे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जिस देश के पास जितना अधिक सोना होता है लोग उसे उतना ही धनी देश मानते हैं, क्योंकि इसे किसी भी देश में बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। यदि सोने के विश्व वितरण की बात करें तो विश्व का लगभग 80% से अधिक सोना जो है वो 6 देश मिलकर उत्पादित करते हैं, लगभग 3/4 सोना। इन देशों के जो नाम है वो अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा और इंडोनेशिया हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से सोने का उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है, जो विश्व का लगभग 21% उत्पादित करता है। यहाँ पर ट्रांसवाल राज्य में जोहेंसबर्ग के पास सबसे बड़ा जो सोने का स्वर्ण भंडार मिलता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका दूसरा स्थान है, जो विश्व का लगभग 16.5% उत्पादित करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये लगभग 14% उत्पादित करके विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। फिर चीन में जो है ये विश्व का लगभग 8% उत्पादित करता है और चौथा बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा है, ये सभी मिलकर विश्व का लगभग 3/4 जो सोना है वो उत्पादन करते हैं। फिर हम बात करते हैं कोयले पर। जैसा हम सभी को पता है, कोयला जो है वो शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है, शक्ति और ऊर्जा का। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद से कोयले का महत्व और बढ़ गया है और ये हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण ईंधन बन गया। भाप के इंजनों से कारखाने, रेलों तक और जो जलयान है वो इससे चलाए जाने लगे। लेकिन अभी वर्तमान में खनिज तेल और अन्य जो शक्ति के संसाधन हैं, इसके प्रयोग होने से कोयले का महत्व थोड़ा कम हो गया है। यदि हम कोयले के प्रकार की बात करें तो ये कोयले के प्रकार में जो अंतर है या उसकी क्वालिटी में जो अंतर है वो इसमें मिलने वाले कार्बन, आर्द्रता और वाष्पशील पदार्थ के साथ राख की मात्रा पर निर्भर होते हैं। तो सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। ये बहुत ही काला, चमकीला और साथ ही कड़ा होता है, सख्त होता है और इसमें आर्द्रता की बहुत कम मात्रा होती है, जिसके कारण इसे बहुत जल्दी से जलाया जा सकता है और एक बार जलाने के बाद ये काफी देर तक जलता रहता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। इसके साथ ही इसकी विशेषता यह है कि ये बहुत कम धुआं देता है और जलने के बाद इससे बहुत कम मात्रा में राख जो है वो बचता है, लेकिन इसका भंडार जो है वो विश्व में बहुत सीमित मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। दूसरा बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट के बाद ये दूसरा सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। ये कोयला मुलायम होता है और इसका जो रंग है वो काला गहरा भूरा होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नमी का अंश पाया जाता है, यह भी लेकिन आग जल्दी से पकड़ लेता है और जलने के बाद इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में राख बचती है। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 80% भाग जो है वो बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। फिर तीसरा है लिग्नाइट कोयला। इसका रंग भूरा होता है और इसके कारण इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45% होती है, नमी बहुत अधिक पाई जाती है। ये कोयला बहुत मुलायम होता है और जलते समय इसमें से बहुत धुआं निकलता है,
कम मात्रा में ऊष्मा देता है और जलने के बाद इसमें बहुत अधिक मात्रा में राख बचती है। विश्व में जितना भी उत्पादित होता है कोयला, उसका 15% जो है वो लिग्नाइट कोयला मिलता है। फिर अंतिम है, या हम कहें कि चौथे प्रकार का जो कोयला है वो पीट कोयला है। ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कोयले के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ होता है। जो वनस्पति का मौलिक रूप है उसमें थोड़ी मात्रा में ही इसमें परिवर्तन हुआ रहता है, इसीलिए एक प्रकार से कच्चा कोयला है। या हम कहें कि जो लकड़ी से कोयला बनना होता है, बुनने का जो प्रोसेस होता है, इस लकड़ी से कोयले के बनने का ये पहला ही स्टेप होता है, पहला चरण होता है। इसलिए कई वैज्ञानिक तो इसे कोयला भी नहीं मानते। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक होती है। नमी बहुत अधिक मात्रा में होती है इसमें। इसे जब जलाया जाता है तो जलते समय बहुत अधिक मात्रा में धुआं देता है और जलने के बाद राख भी बहुत अधिक मात्रा में बचती है। यदि कोयले के विश्व वितरण की बात करें तो हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के जो 3 महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर विश्व का मात्र 3% कोयले का भंडार मिलता है। और यदि हम 97% जो है भंडारण की बात करें तो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ये 3 महाद्वीपों में जो है पूरा शेष 97% कोयले का जो है वो भंडार पाया जाता है। यदि हम प्रमुख उत्पादन की बात करें तो देखते हैं चीन है। चीन के भी मंगोलिया में आन्हुई प्रांत, शाडांग, जियागु, गुई, झाऊ, ये जो है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी जो अपलेशियन कोयला क्षेत्र है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र में आता है और यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का लगभग 24.1% कोयला उत्पन्न करता है और चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र के अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र हैं, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र हैं, प्रशांत तटीय क्षेत्र हैं और खाड़ी तटीय क्षेत्र में मैक्सिको की खाड़ी के जो तटवर्ती प्रदेश हैं ये इसमें शामिल हैं। अब हम अपने भारत में बात कर लेते हैं। तो भारत का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ओडिशा राज्य में, और विशेष रूप से ये दामोदर घाटी क्षेत्र में फैले हुए हैं। यदि हम भारत में मुख्य खानों की बात करें तो झरिया, रानीगंज, बोकारो और गिरदी में है। दामोदर घाटी की ये जो खानें हैं ये भारत का लगभग 90% कोयला उत्पादित करती हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख खानें हैं जिसमें उमरिया, बैतूल, सुहागपुर, सिंगरौली, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा। इसके बाद राजस्थान का बीकानेर, तमिलनाडु का दक्षिण आरकट और असम में लीडोमकुम में प्रमुख रूप से कोयले के भंडार मिलते हैं या यहाँ पर उत्पादन का कार्य किया जाता है। और कश्मीर में हम देखें तो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ भी कोयले के प्रमुख रूप से भंडार पाए जाते हैं और कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम खनिज तेल भी कहते हैं और आज के समय में इसका महत्व का अंदाजा हम बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि भावी पीढ़ी के लिए इसे बचाकर हमें उपयोग करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम जो है वो हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम से प्रकाश है, ताप है या शक्ति प्राप्त करना हमने लगभग 1860 के बाद से ही करना सीख लिया था। और जब से इसका आविष्कार हुआ है तब से पेट्रोलियम की खपत में या इसके उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसका प्रयोग जो है वो मोटर, कार, वायुयान, ट्रक, ट्रैक्टर आदि में बहुत बृहद पैमाने पर होता है और अधिकांश जो है वो रेल के इंजन या जलयान भी इसी से चलाए जाते हैं।
सभी को पता होगा कि पेट्रोलियम जब कुओं से निकाला जाता है तो इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिसे पहले साफ करने के लिए शोधनशाला में भेजा जाता है और उसके बाद ही इसे शुद्ध करके फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, और अन्य प्रकार के जो चीजें हैं वो, या अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं। इसके साथ ही कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रसायन उद्योग और अनेक प्रकार के जो मेकअप जो किट हैं उसमें हम कह सकते हैं, या और साथ ही साथ जो सुगंधित वस्तुओं के निर्माण है, इनमें भी पेट्रोलियम का प्रयोग जो है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे उत्पादक क्षेत्र से लेकर उपभोक्ताओं तक पाइपलाइन या टैंकर से हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब पेट्रोलियम के विश्व वितरण में देखते हैं कि वर्तमान समय में 65 से अधिक देश जो है वो पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें जो मध्य पूर्व में पेट्रोलियम है उसकी जो सबसे अधिक मात्रा है वो यहीं पर हमें संचित मिलती है, और ये क्षेत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, वेनेजुएला, ये जो है ये महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख देशों में, तो सऊदी अरब ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक है और यहाँ बहुत विस्तृत मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। ये यहाँ पर विश्व का लगभग 10% तेल का भंडार है, और यहाँ के एबक्याक, घावर, धाहरान और रास्ता नूरा ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी अपलेशियन क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया पेट्रोल क्षेत्र और राकी पर्वतीय पेट्रोल क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो सबसे पहले तेल की खोज असम के डिगबोई क्षेत्र में हुई थी, और इसके बाद लखीमपुर, नहरकटिया, मोरोन, सुरमा घाटी, बदरपुर और मसीमपुर आदि जो जगह है यहाँ पर तेल मिलने लगे। इसके साथ ही गुजरात में खंभात की खाड़ी में लुनेज, अंकलेश्वर और कालोल प्रमुख उत्पादक हैं। मुंबई हाई में तेल मिलने के बाद तेल के उत्पादन में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और पिछले कुछ वर्षों के दौरान हम देखें कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन में भी तेल के भंडार मिले हैं। ये सभी जो है इस समय भारत का विश्व का लगभग 1% तेल जो है वो उत्पन्न करते हैं। बच्चों, अभी हमने बात की प्राथमिक क्रियाओं पर, और हमने इन सभी बातों को समझा कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे हम बात कर लें शिकार की, या संग्रहण की, या फिर पशुचारण की और कृषि की, ये सभी चीज़ें जो हैं या ये जो क्रियाएं हैं वो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हम कृषि करते हैं, कृषि कार्य जो है वो हमारी प्रकृति द्वारा दी गई हमें जो भूमि है, हमारा जो धरातल है, उस पर हम अपनी फसलें उगाते हैं और उसका सीधे तौर पर उपभोग करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कि सीधे तौर पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग भी सीधे तौर पर करते हैं। सीधे तौर पर करते हैं मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई परिवर्तन, उसके रूप में कोई चेंज लेकर हम नहीं आते। फिर हम बात कर लें फसलों की या वन उत्पादों का, जो हम संग्रहण की बात किए कि संग्रहण भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, और इसमें भी हमने देखा कि जो वनों से अलग अलग प्रकार के उत्पाद होते हैं उनका भी सीधे तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई बात प्राथमिक क्रियाओं की, और आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हाँ, अब हम देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है। तो बच्चों, जितनी भी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो क्रियाएं आपने देखी, तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हम पशुचारण की बात कर रहे हैं, तो पशुचारण के भी हमने देखे कि चलवासी पशुचारण के अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिए जाते हैं।
या फिर हम कृषि के अंतर्गत हमने बात की कि स्थानांतरणशील कृषि जो है उसके भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, उसके लिए अलग अलग टर्म्स जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको छोटे प्रश्नों के हिसाब से इस क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है। हाँ, आपको एक बात और विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि हमने जैसे अलग अलग, चाहे हम कृषि की बात कर रहे हैं और कृषि की जो अलग अलग विधियों पर हमने चर्चा की, तो हमने उसमें देखा कि वो कृषि जो है विश्व के किन क्षेत्रों पर की जाती है। तो आपको मानचित्र का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र पर दर्शाने के हिसाब से कि चलवासी पशुचारण जो है वो किन क्षेत्रों पर की जाती है या किन क्षेत्रों में प्रचलित है। तो आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से आपको मानचित्र का अध्ययन करना है और ये सारी क्रियाएं, चाहे हम पशुचारण की बात करें या हम शिकार की बात करें या हम संग्रहण की बात करें या फिर हम कृषि की बात करें और कृषि की अलग अलग विधियों की बात करें, तो भी आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि चाहे वो मानचित्र पर दर्शाने के लिए आपके पास आ जाए या फिर हो सकता है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बड़े प्रश्न होंगे, उसके उत्तर में भी आपको मानचित्र का प्रयोग करना ही है। मतलब उस उत्तर को आपको मानचित्र के साथ ही रिप्रेजेंट करना है, तभी आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा। तो इस चैप्टर के लिए आपको इस तौर पर तो इस हिसाब से तो तैयार करना ही है कि मानचित्र का ध्यान रखेंगे और जो हमने पूरे चैप्टर में छोटे छोटे टर्म्स यूज़ किए हैं, उस टर्म्स को आपको हम कह दें कि छोटे प्रश्नों के हिसाब से तैयार करना है। या फिर इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हमने बात की कि चलवासी पशुचारण या व्यापारिक पशुपालन, तो ये इन दोनों के बीच में अंतर, या चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि, ये दोनों में अंतर, मतलब कृषि की अलग अलग विधियां या पशुपालन की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बीच में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। या फिर एक बड़े प्रश्न के रूप में खनन क्रिया से संबंधित, खनन में आपको छोटे प्रश्न के हिसाब से जो खनन की विधियां हमने देखी थी 2 प्रकार की, उसको आपको तैयार करना है। और फिर खनन के ही अंतर्गत जो हमने खनिज पर बात की, हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं और वो पूरे विश्व में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से वितरित हैं, तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और इस प्रश्न या इस टॉपिक पे भी आपको मानचित्र का विशेष ध्यान रखना है कि खनिज के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा खनिज का विश्व वितरण, मान लो कोयले का विश्व वितरण या लौह अयस्क का विश्व वितरण पूछ दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस उत्तर में आपका मानचित्र जो है वो अनिवार्य रूप से शामिल हो। बिना मानचित्र के आपको उत्तर नहीं देना है। तो ये हो गई आपकी प्राथमिक क्रिया।